भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां पर स्थित है? हमें पता है कि जब विश्व की बात करते हैं तो राजस्थान उत्तर पूर्व दिशा में है। जब एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ओके सर। तो भारत में राजस्थान कहां पर है? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, एक में डी आंसर सारे दे रहे हैं, कई बी भी बता रहे थे पहले हैं। दक्षिण पश्चिम ने उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? लूणी बेसिन। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी जब हमने लूणी नदी के बारे में पढ़ा था। वही लूणी नदी जिसे हम सागरमती भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं। इसको पुष्कर में साकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कवि कालिदास ने अंतः सलीला कहा था। इस नदी को हम आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। इसे हम मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। तो गोडवाड़ प्रदेश है वो लूणी बेसिन को कहा जाता है। ये जी क्वेश्चन था। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से हो जाता है। सूलिया जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये सूलिया जलप्रपात। फटाफट बताओ कहां पर बनाया गया है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 18 मीटर ऊंचा है। हाँ, करंट की आ रही है भाई, 3-4 दिन बाद में क्लास आ रही है। ठीक है, शेड्यूल करवाता हूं मैं। चले आगे। तो चूलिया जलप्रपात वो चंबल नदी के ऊपर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जो वर्षा के 12 महीनों तक बहती है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो 12 महीनों तक बहती है, 12मासी नदी, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। और यह राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी यही है। राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली नदी भी यही है। अब तो बता दोगे? ओ सर अब तो बता ही देंगे, चंबल नदी। कौन सा सिंह सुमेलित नहीं है? ये एक तरफ आपको लिफ्ट नहर दे रखी है, एक तरफ आपको लाभान्वित जिले दे रखे हैं। पहली है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, याद है? इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर और नागौर को लाभ मिलता है। एक नंबर बात सही है। दूसरी देखिए वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर। और इससे जो लाभान्वित जिला है वो बीकानेर, ये बात भी सही है। बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर, इससे जो लाभान्वित जिले हैं उनका नाम है जैसलमेर और बाड़मेर। सर आपने ये कहां पर लिखाई थी? सागरमल गोपा शाखा के बारे में हमने पढ़ा था। जैसलमेर के अंदर जो अंतिम छोर है वही बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर है, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। उससे जैसलमेर और बाड़मेर को लाभ मिलेगा। इसके बारे में हमने पढ़ा था डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो अपने बीकानेर और फलोदी, ना कि हनुमानगढ़। तो इससे लाभ किसको मिलता है? सर बीकानेर और फलोदी को लाभ मिलता है। ओके सर, ठीक है। तो 4 नंबर है वो असुमेलित है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? फटाफट बताओ, राजस्थान के कौन से जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? ये वही लाल पीली मिट्टी है जिसका लाल रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन ये मिट्टी जल में पीली दिखाई होती है। हमने इसकी बात की थी ना। लाल तो रंग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लोहे ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए इसका रंग लाल है। और ये मिट्टी जल के अंदर पीली दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है लाल व पीली मिट्टी। इसके अंदर नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी पाई जाती है। मूंगफली है, कपास है, मक्का है, इनके लिए बहुत बढ़िया है। जिले के अंदर हमने पढ़ा था कि सर सवाई माधोपुर है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, इन जिलों में पाई जाती है। तो कहां पर मिलेंगे? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, मतलब 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर कई बता रहे थे उनका गलत है भाई। चलो, कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? ऐसी नदी जो कामधेनु के नाम से भी जानी जाती है, जिसके हमने उपनाम लिखे थे।
कर्मणवती है, नित्यवाई है, जिसका उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की 12 मासी नदी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं चंबल को। किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन जो वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। अगर इतनी बात याद है ना तो ही तुम आराम से आंसर कर दोगे। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग जैसे कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़। पूर्वी भाग में जाए तो सवाई माधोपुर की तरफ चले जाओ, उदयपुर, राजसमंद। दक्षिणी भाग की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात कर लो भाई। लेकिन ये जालोर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में ये पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, वो कब घोषित किया था? हमें पता है कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये अपना मुकुंदरा हिल्स से कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो कोटा करना है भाई, मान लो दोनों ही ऑप्शन देते तो सबसे पहले कोटा ही करना है अपने को। 1955 को यह ब्यारे ने घोषित किया गया था, और 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका पुराना नाम है दर्रा अभ्यारण्य। ठीक है, 2013 में यहां पर बाघ परियोजना भी चलाई गई थी, जो राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट था। देख लोगे ध्यान में। ठीक है भाई, आगे चलो। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ये तो वही बात है कि चूलिया जलप्रपात अभी आपने बताया था कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 18 मीटर ऊंचा है। कहां पर है सर? बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है तो कहां पर होगा सर? मरुस्थल में तो नहीं होगा, अरावली में नहीं होगा, पूर्वी मैदान में नहीं होगा। मतलब ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के पास में, हाड़ौती क्षेत्र के पास में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के पास में है। कौन सा संगठन केसरी सिंह बारठ के द्वारा स्थापित किया गया था? केसरी सिंह बारठ ने 1910 में एक सभा की स्थापना की थी गोपाल सिंह खरवा के साथ में मिलकर। वो एग्जामिनर पूछ रहा है। इतनी देर में व्याख्या करता हूं, इतनी देर में तो फटाफट आंसर आ जाने चाहिए तुम्हारे। 4th ग्रेड में कितने नंबर आने चाहिए इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्या रणनीति हो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, अंतिम समय है, मॉडल पेपर निकालो। ओके, अब मॉडल पेपर तुम्हें मिल जाए तो बढ़िया बात है, बाकी अब आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वही 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की थी, और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? घड़ियाल के संरक्षण के लिए देखो अपने नाम ही पड़ा था, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ था। कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में। मतलब ये राजस्थान के 3 राज्यों में भी है, जहां जहां चंबल नदी बह रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है। यह क्या कहलाता है? घड़ियालों का संसार कहलाता है, चंबल अभ्यारण्य। ओके। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ये तो आपको पता होना चाहिए, जनसंख्या वाला हमने पढ़ भी लिया है, और इसके हमने क्वेश्चन भी देख लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ। शहरों की जनसंख्या का परसेंटेज मैं बता देता हूं, तब तक फिर तो तुम बता ही दोगे। हाँ सर, फिर भी नहीं बता पाएंगे कुछ तो। चलो फटाफट मुझे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बता दो, कितना होगा? हाँ, शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो बस बहुत बढ़िया, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.10%। ओके। किशोर सागर झील, किशोर सागर तालाब कहां पर है? ये तो सिंपल सा पता है कि सर कोटा के अंदर है, इसमें तो कोई ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत भी नहीं है। कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो 12 जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है? सबसे पहले ऑप्शन दे रखा आपके सामने, कुराल नदी। कुराल आपको पता है कि इसका उद्गम कहां से होता है? राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है? हाँ, ये वही कुराल नदी है जिसका उद्गम ऊपरमाल के पठार से होता है, भीलवाड़ा से होता है। और ये चंबल की सहायक नदी है, और मैंने लिखाया था कि भीलवाड़ा और बूंदी में बहकर ये चंबल में मिल जाती है। बस ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अपना।
कहाँ कहाँ बहती है सर? ये भीलवाड़ा और बूंदी में बहती है, और उस भीलवाड़ा से निकलती है, बूंदी में बहती है, और उसके बाद में चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये नदी बारां के अंदर प्रवाहित नहीं होती है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर के अंदर दे रखा है साबी और रूपारेल नदी। तो साबी नदी है, उसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां, शाहपुरा जयपुर से। ये साबी नदी अलवर की सबसे बड़ी नदी है, मतलब अलवर में तो बहती है। रूपारेल नदी, तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है थानागाजी अलवर से, तो इसको भी यानी कि अलवर से प्रवाहित होती है। पहली बात तो सही है। उदयपुर से बनास और बेड़स निकलती है। बनास नदी जिसे हम वर्णासा भी कहते हैं, इसका उद्गम ही अपने कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। पूर्ण भाव के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। राजस्थान के 7 जिलों में बहती, किसी के ध्यान है? राजस्थान के 7 जिलों में कौन कौन से हैं? राजसमंद के बाद में उदयपुर में जाएगी, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है। तो ये भी उदयपुर में बहती है। बेड़स भी बहती है, अभी आयड़े बेड़स, गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। गंभीरी जगर भी करौली से बहती हैं। अरे सर इतना क्यों माथा पच्चा करना, इतना आसान क्वेश्चन दे रखा था। बाण गंगा नदी ये है डूंगरपुर से नहीं बहती है, ये डूंगरपुर है यहाँ पर। बाण गंगा नदी जिसे हम अर्जुन की गंगा कहते हैं, जिसे हम रुंडित नदी कहते हैं, ताला नदी कहते हैं। हाँ, तो ये बाणगंगा नदी जिसका उद्गम बेराठ की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से होता है। ये कोटपुतली बहरोड से जयपुर में जाती है, जयपुर से दौसा में जाती है, फिर भरतपुर में जाती है, और आगरा में जाकर यमुना में मिल जाती है। मतलब डूंगरपुर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? माही नदी का उद्गम राजस्थान में। फटाफट बताओ, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश। अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो तुम्हारा लेवल भी तो 4th ग्रेड वाला ही है। तो मध्य प्रदेश का धार जिला है, मिंडा ग्राम पंचायत है, अमरूर पहाड़ी है, मेहद झील से ये अपने माही नदी निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है। माही नदी को हम आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। चलो भी आगे। चंबल नदी किस राज्य समूह से प्रवाहित होती है? चंबल नदी, अरे चंबल नदी तो सब बता देंगे सर, एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती है, यह उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। ये जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करेगी, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में बहेगी, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहेगी, और इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं भाई। मयूर जैसी आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को, किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? ये वही किला है जिसका निर्माण 13 मई 1459 को राव जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर करवाया था। इस किले की नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। इस किले को हम मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, इसको हम गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, इसे हम कागामुखी भी कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इसी किले के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं और परियों के द्वारा कराया गया है। बिल्कुल ये वही अपना मेहरानगढ़ का किला है, जोधपुर वाला। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? बताओ भाई, तुम्हारी आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है, देखता हूं इसका कौन कौन आंसर देता है। आपदा प्रबंधन है तुम्हारे, मैंने करवा रखे हैं 4th ग्रेड में। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है आपदा प्रबंधन का। रेल प्रहरी के अंदर भी सेम टू सेम आपदा प्रबंधन था, प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, तो मॉडल पेपर में भी एक सवाल दे रखा है। भूकंप है वो किस प्रकार की आपदा है? चलो बताओ इसका राइट आंसर, बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? NS 2744 में कौन सा बड़ा? भाई तूने क्लास नहीं देखी, मैंने क्लास के अंदर दोनों की लंबाई तक बता दी है ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो भाई। अरे भाई ये प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है। सूखा पड़ना, भूकंप आना, बाढ़ आना, ये गरम गरम हवा चलनी, लू, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलो भैया आगे। राजस्थान में जो सोने चांदी की हवेली है वो कहां पर है? सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में है भाई।
किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण कराया था? इसे जल महल भी कहते हैं, इसे हम आईबोल भी कहते हैं, इसे हम रोमांटिक महल भी कहते हैं। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने रोमांस करने के लिए इस महल का निर्माण कराया था। सवाई जयसिंह ने मानसागर झील में इसका निर्माण कराया था। ये 5 मंजिला है, जिसके अंदर 4 मंजिल तो पानी के अंदर है, ऊपर की मंजिल आपको दिखाई देगी जिसका नाम है चमेली महल। सच में इसको रोमांटिक महल कहते हैं। ओके, तो कहां पर है ये? मानसागर झील के अंदर है। कभी आप जयपुर में देखने के लिए जाओ तो आपको जल महल देखने को मिल जाएगा, ऊपर की केवल 1 मंजिल देखने को मिलेगी। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर है सर? अलवर जिले के अंदर है धौलागढ़ देवी का मंदिर। ये तो एक सिंपल सा नाम अपने को ध्यान में रखना है। दयाबाई और सैजोबाई का संबंध वो किस संप्रदाय से रहा है? कल मैं यही पढ़ाऊंगा भाई, संत संप्रदाय। एक क्लास तो आ ही चुकी है और 1-2 क्लास में संत संप्रदाय है वो कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो दयाबाई है, सैजोबाई है, इनका संबंध है वो किस संत के साथ में है? ये 2 प्रमुख शिष्य हैं, दयाबाई और दयाबाई के अगर आप ग्रंथ ध्यान रखो तो भी बहुत बढ़िया बात है। दया बोध और विनय मलिका। सैजोबाई के ग्रंथ हैं सहज प्रकाश और 16 तिथि। ठीक है, सहज प्रकाश दयाबाई की तो है दयाबोध विनय मलिका, और सहजोबाई के हैं सहज प्रकाश और 16 तिथि। ये 2 इनके ग्रंथ हैं। तो ये अपने चरणदास जी महाराज की 2 प्रमुख शिष्य हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? लोक नृत्य तो मैंने पढ़ाई दिए हैं। दशनाती संप्रदाय का नृत्य है ही अग्नि नृत्य। पुरुष वो धधकते अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं। अंगारों का जो ढेर होता है उसे हम क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। और जब डांस किया जाता है तो साथ में फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। इसका उद्गम है वो कत्रियासरे बीकानेर से हुआ था। कामायचा नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? कामायचा ये वाद्य यंत्र सारंगी के समान है। इसमें 17 तार होती हैं। बकरे की आंत की 3 है वो मुख्य तार होती हैं। इसकी गज में 27 तार होती हैं। इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं उनका नाम है साकार खा मांगणियार। मतलब यह मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। 2 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? ये तो बता ही दोगे, बड़ा इजी है। हाँ बताओ। सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर ही आपका ये धाम स्थित है। ये मेला लगता है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर मेला। ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, ये कृपाल सिंह है। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला के साथ में है? बता दोगे? महाराजा राम सिंह सेकंड के शासन काल में यह कला खूब विकसित हुई थी। यह कला जयपुर की है। 1974 में इस कला के लिए मऊ सीकर के अपने कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाँ हाँ बताओ। फिगर वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, और करवा देंगे दूसरे गुरु जी से। हाँ हाँ हाँ, फिगर सीरीज आकृतियों की गणना इंग्लिश के क्वेश्चन। हाँ बताओ। कृपाल सिंह शेखावत सबको पता होना चाहिए। कृपाल सिंह शेखावत तो ब्लू पोट्री से संबंधित हैं। अन्य कलाकार इसके गोपाल सिंह, जमुना प्रसाद, भगवान साई, हनुमान साई हैं। ये वही कृपाल सिंह जी शेखावत हैं जिनको 1974 में पद्मश्री मिला था। पटेला, बीछियो, लालर, मात्सरे क्या है भाई साहब? ये तो लोकगीत में आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं कितनी बार पूछती है। पटेल्या, बीछियो, लालर, मात्सर क्या है? ये पर्वत के गीत हैं, पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं। नोखिल्ला, थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार, ये सारे के सारे मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र के ये प्रसिद्ध गीत हैं। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी कह देते हैं, इसको बुगतरी बोल देते हैं, बंडी बोल देते हैं, अंगरखी बोल देते हैं। फोटो देख लेना, किताब के अंदर फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। छोटी बा की अगर अंगरखी उसको हम बांडियो कहते हैं।
पुरुष होते हैं वो अपने शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, बिना कॉलर की होती है, कॉलर नहीं होती, ये तो थोड़ी बहुत कॉलर है, फिर भी कॉलर होती नहीं है, सीधी होती है। बिना बटन की होती है, सीधा का सीधा कढ़ाई का कुर्ता होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है ये। मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगड़ा, तनसुख, गाबा, डोडी, ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी, बुगतरी, बख्तरी, मोर बांधिया, पहरावना, ताड़ना, ये जो 3 प्रकार के विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है, कोई बता सकता है? मोर बंदिया मतलब ब्रह्म विवाह किया जाता है, मोड़ बांध कर फेरे लिए जाते हैं। रजब ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। तो मोड़ यानी क्या, पहले मोड़ बांध कर विवाह करते थे। पहरावना एकदम नाम मात्र के फेरे, कुछ नहीं चाहिए क्या। ताड़ना वधु का मूल्य देते हैं, वधु का मूल्य देकर शादी करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दापा भी कहते हैं। एक इनका और विवाह प्रचलित जिसको कहते हैं मेलबो, यानी का मेल किया गया, छोड़ किया गया, दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ के आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे विवाह किसके हैं, क्या बता रहे हो, ये बता रहे हो? अरे यार ये तो गलत बता रहे हो तुम, सारे के सारे ये तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हो। ये सारे के सारे जो विवाह के प्रकार हैं ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है, ना कि भीलों में है। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले के अंदर पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति वही जनजाति जो मूल रूप से महाराष्ट्र की है, जो कोटड़ा है, झाड़ोल है, सराड़ा है, डूंगरपुर है, यहां पर पाई जाती है। ये खैर के वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करती है। महिलाएं हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं, उनको क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। एक बढ़िया बात और है कि पति पत्नी सागे बैठ के शराब पी हुए हैं क्या, तो ये भी इनकी अच्छी बात है। तो कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ के अंदर है, पटवारी एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कौन सी सभ्यता है, नहीं ये पूछा था कि कालीबंगा सभ्यता भारत के किस राज्य में है। तो देख लो अब तुम कितना, मैं तो फिर भी थोड़ा सा तुम्हें डीप ही दे रहा हूँ। एक कर्मचारी चयन बोर्ड तो तुम्हारे पेपर का आयोजन करवाएगा, तो पटवारी में तो ये पूछा था कि भाई कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसको पहली बार प्रकाश में लाने वाले का क्या नाम था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मतलब डरो मत तुम। व्याख्या तो मैं सारी कर दूंगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है ये, प्राचीन दर्शवती और सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर काली चूड़ियां मिली थी इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ गया है। कम धंधे सारे छड़ के तेरी बंगा दालेला नाप है, तो ये वही है कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी एलपी टेसीटोरी ने, और इसकी जो सबसे पहले खोज की थी ना, उस व्यक्ति का नाम था अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 के अंदर खोज की थी। अमलानंद घोष उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे। इसके अंदर जो उत्खनन का काम हुआ था, जो खुदाई का काम हुआ था, वो 1961 से लेकर 69 के मध्य बीवी लाल, बी के थापर, एम डी खर्रे के द्वारा किया गया था। तो अमलानंद घोष वो सबसे पहले इसको प्रकाश में लेकर आए थे। किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी, बाईसी यानी का 22 कलाकार, 22 कवि, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ, 22 ज्योतिषी जिसके दरबार में रहते थे, वही क्या थी, गंधर्व बाईसी थी। जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी रहती थी। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? फटाफट बता दो मुझे जोधपुर का शासक। तब तक मैं पॉलिटिकल एजेंट बता देता हूं। पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए। पीए का नाम क्या था? शासक तुम बता दो, पीए मैं बता देता हूं। ढोल बाजा चंग बाजा भेड़ो बाजा बांगियो, मैक मुसन मारकर अव माथे टांगियो। तो ये वही है भाई। तो जोधपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? महाराजा तखत सिंह। बहुत बढ़िया, जोधपुर के शासक थे तखत सिंह जी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेंगू किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 के बीच में चला था। बेंगू है वो मेवाड़ का ठिकाना था, जो वर्तमान में कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। बेंगू के सारे किसान अब विजय सिंह पथिक के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व करो। पथिक जी बोले देखो मेरे पास में टाइम नहीं, अपना चिल्ला है रामनारायण चौधरी, इसको ले जाओ भी। तो रामनारायण जी चौधरी ने
डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक हैं? मेवाड़ प्रजामंडल, जिसका गठन 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अपने भूरेलाल बयां को बनाया जाता है। अंग्रेजों के साथ में करौली राज्य की संधि कब हुई थी? सबसे पहले संधि की थी अंग्रेजों के साथ में करौली के शासक हरबख्शपाल ने। आपको वो डेट पूछ रही है, मुझे फटाफट बता दो। तो दूसरी संधि की थी वो की थी टोंक के अमीर खां पिंडारी ने, वो मैं बता देता हूं 15 नवंबर 1817 को। पहली डेट आपको बतानी है, बताओ क्या राइट आंसर करूं भाई? हाँ, क्या आंसर करूं इसका? सबसे पहले संधि की थी करौली के शासक हरबख्शपाल ने, सारा का सारा। कोई 9 दिसंबर बता रहे हो, अरे 9 नवंबर है। पी के ऊपर मत जाओ, ये दिसंबर नहीं है, ऊपर कौन नहीं दिखे के ताने 9 नवंबर 1817। 80% गलत बताने लग रहे हैं। कोई सी बता रहे हो 9 फरवरी, सबको पता है कि 9 है, तो 9 तो उसने खुद ही दे दी। 9 नवंबर 1817 है, गलत कैसे कर रहे हो तुम? 9 नवंबर 1817 को संधि की थी सबसे पहले करौली रियासत ने। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ पहला चरण 18 मार्च 1948, जिसमें राजस्थान की 4 रियासतें शामिल होती हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक ठिकाना भी आता है निमराना ठिकाना, इसकी राजधानी बनाया गया था अलवर को, और इसके राज प्रमुख बनाया गया था, फटाफट बताओ राज प्रमुख कौन था? अरे मैंने सही बताया, परिवहन में मैंने आंकड़ा बताया वो एकदम सही है, तुम गूगल वाला मत लेके आया करो। हाँ, राज प्रमुख थे उदयबान सिंह जी, जो कहां के थे? धौलपुर के थे। किस प्रत्यार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये शासक नरभट्ट का पुत्र था, रजिल का पोता था। इसने राजधानी मंडोर से हटाकर मेड़ता को बनाया था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसके बारे में एग्जाम में सवाल आया था अभी पटवारी के अंदर। पटवारी में यही पूछा था, गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। बेनमाल शाखा का संस्थापक था ये, और बाकी ऐसे नाम दे रखे थे, कृष्ण प्रथम था, और गोपाल था, और मिहिर भोज था। 3 नाम ये थे। चौथा नाम था नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम है वो अपने बेनमाल शाखा के संस्थापक भी हैं। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अब अपने इंडिया पॉलिटी के सवाल आगे भी। अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल की योग्यता। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। सर ये शर्त हम पूरी करते हैं। दूसरी शर्त ये है कि उसकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। सर 35 का तुम्हें को नहीं है, 35 का हो जाओ तो अपने राज्यपाल को चुनाव लड़ लियो भी, राज्यपाल बन जाइयो। तो 35 वर्ष की आयु पूरी है वो कर जानी चाहिए। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में स्वायत्तता, ये इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। इसमें पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया था, प्रांतों को ज्यादा अधिकार दिए गए थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि केंद्र सरकार नए राज्यों को शामिल कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं, और 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। ओके भाई, कथनों में कौन सा कथन है वो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? इनमें से कौन सा वो मौलिक कर्तव्य नहीं है? फटाफट पढ़ो और मुझे आराम से बताओ। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4A में है वही मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A में है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर ये मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। वर्तमान में